ओबीसी बिल लेकर के सरकार आई है संसद में। आज संसद का जो दोनों सदन है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और मानसून सत्र उसका समापन हो गया ओबीसी बिल पास करवा करके आखिरी समय में। आज सबसे पहले लोकसभा का समापन सुबह सुबह दिखाई दिया क्योंकि लोकसभा का काम ऑलरेडी कल खत्म हो चुका था। आज एक सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए ही उसका समापन और उसके बाद फिर राज्यसभा के सत्र का समापन भी कर दिया गया, और जो कि 2 दिन पहले ही किया गया। 13 तारीख को होना था लेकिन अब 2 दिन पहले, यानी यहां साफ दिखाई दे रहा है कि जो काम सरकार चाहती थी वो काम कर ली। विपक्ष जो चाहता था विपक्ष वो नहीं कर पाया। एक बात यहां महत्वपूर्ण ये रही कि विपक्ष की एकजुटता इस मानसून सत्र के दौरान जो है ज्यादा मजबूती के साथ सामने आई है और वो दिखाई दे रहा है। तो इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो ओबीसी बिल लेकर के आए हैं उसका फायदा उत्तर प्रदेश में जो पार्टियां हैं बीजेपी से लेकर के सुभासपा यानी सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल, निषाद पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी जो वहां आ रही है, वो कांग्रेस या बसपा, इन सब पर क्या असर पड़ेगा, ओबीसी जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो किधर जाएंगी, ये तमाम बातें हम समझने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा को अब आगे बढ़ाएं। और खासकर कुछ तथ्य और भी यहां जोड़ना चाहूंगा कि 1 साल पहले यानी कि कहें तो 2017 में, यानी लगभग हो गया 3 साल पहले की बात है, चुनाव में 2017 का चुनाव 3 साल नहीं 5 साल हो गया क्योंकि अब 4.5 साल, अभी 2017 के चुनाव जो था अब वो 2021 है और यहाँ पर अब सीधा अगला चुनाव होने वाला है 2022 में। तो 2017 में यानी पिछले चुनाव में बीजेपी को यादवों को छोड़ करके अन्य पिछड़ी जातियों का भरपूर साथ मिला था और बहुत जगह पे यादवों का साथ भी मिला था, लेकिन इस बार उसे 5 सालों के शासन में उसको खुद का हिसाब देना है, यानी एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भी बीजेपी के पास है, उसके सामने है। इसीलिए बीजेपी पिछड़े वर्ग पर अपनी पकड़ और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जयशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगा। ओबीसी पर विधेयक क्या इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जाएगा जो विधेयक आया है, और खासकर उत्तर प्रदेश पर जो नजर है बीजेपी की देख रहा हूं, और अभी जो हम लोगों ने यह भी देखा कि मोदी सरकार का जो मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुआ उसमें भी उत्तर प्रदेश को जिस प्रकार तवज्जो दी गई है और वहां भी ओबीसी को मंत्रिमंडल में शामिल करना, ये सब कुछ क्या एक 2017 बनाम 2022 देखा जाए तो कहीं ना कहीं और भी मजबूती के साथ ओबीसी को अपने पाले में लाने की कोशिश में है भाजपा? देखिए राजीव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व और उसके रणनीतिकारों के लिए इस समय सोते जागते उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मानचित्र ही दिखाई देता है। उत्तराखंड भी दिखता है, पंजाब भी दिखता है, मणिपुर और गोवा भी दिखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश को वो किसी हालत में भी जीतना उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। और जिस तरह से जैसे आप बता रहे थे 4.5 साल में जो भाजपा का शासन रहा है, तो ऐसी कोई भी उपलब्धि नहीं है जो बता सके कि साहब हाँ हमने उत्तर प्रदेश में जो वायदे किए थे उसको पूरा किया या जो काम किया नहीं किया। अब उनकी जो ये रणनीति जिसे आप कह रहे हैं, ये ओबीसी फोकस करने की, तो ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के अंदर इस बात पे मंथन होता रहा है कि भाजपा जितना चरम पर जाना था वो जा सकती है, उसके अलावा और उसके अपने जो परंपरागत जनाधार है, ब्राह्मण बनिया अपर कास्ट जो है उस जनाधार में, तो उस पर और विस्तार या फैलाव की गुंजाइश नहीं है। तो इसलिए अब इसको थोड़ा सा अपना स्पैन बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा पैरामीटर बढ़ाने पड़ेंगे और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। उसी के तहत अब आप देखिए कि अभी कुछ एक महीने पहले हम लोग बड़े कहते थे, कटाक्ष करते थे कि साहब मोदी के मंत्रिमंडल में उनके अलावा एक भी पिछड़ी जाति का सदस्य नहीं है कैबिनेट में। इस बार उन्होंने जो कैबिनेट का विस्तार किया, तो सामने चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसको देखते हुए उन्होंने सबसे अधिक ओबीसी और दलित जातियों को या कुछ आदिवासी समाज के लोगों को भी शामिल करके शो करने की या दिखाने की कोशिश की कि हम ओबीसी के हितों के लिए उतने ही चिंतित। दूसरी बात आप ये देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन, मतलब हम जब बार बार कहते हैं कि साहब ये आरएसएस जो है या संघ परिवार जो है ये दशानन के अवतार हैं, और इनके 10 मुंह होते हैं, किसी मुंह से कुछ बोलते हैं, किसी मुंह से कुछ बोलते हैं। आज जो देख करके मुझे इतनी हंसी भी आई और थोड़ा सा ये भी लगा कि दत्तात्रेय होश बोले कह रहे हैं कि हम
वी आर स्टांच सपोर्टर्स ऑफ रिजर्वेशन। हम आरक्षण के सबसे कट्टर समर्थक हैं। अभी जब बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था 2015, तो संघ के जो सरसंघ चालक थे मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आरक्षण की समीक्षा की जानी चाहिए, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और उसी के बाद पूरा का पूरा पलटी मार गया था चुनाव उनका, और वो लोग हार गए थे और नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की जोड़ी जो है वो जीत के आ गई। तो एक तो ये है। अब ये बात आप आकर के कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो स्टांच सपोर्टर हैं। सबको मालूम है कि जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया था, उसी समय भाजपा का कमंडल सामने आ गया था, संघ परिवार का कमंडल सामने आ गया था, और इन्होंने पूरे नौजवानों को दिग्भ्रमित करके आंदोलन की राह पे चलाया था। ये मंडल विरोधी आंदोलन चलाया था। यहां तक कि यह बच्चा जो यहाँ राजीव गोस्वामी था, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पढ़ता था, वो था तो ओबीसी कैटेगरी में, गोस्वामी राजस्थान का था, वो ओबीसी कैटेगरी में था, लेकिन उसको भी बरगला करके इन लोगों ने उसे आत्मदाह कराने की ये करा दी, और पता लगा कि उसने आत्मदाह करने की कोशिश की। हालांकि वो उस समय किसी तरह से बच गया था, बाद में उसकी डेथ, उसका निधन भी हो गया। तो इस तरह से किया। फिर आडवाणी जी की पूरी रामरथ यात्रा जो है वो इसी पर थी कि मंडल का यही करना, विरोध करना है। आज अब वो लोग मंडल के सबसे बड़े पैरविकार, आज हमारे एक मित्र जो राजग के सहयोगी दल के नेता हैं, वो आज मैं सुन रहा था किसी टीवी चैनल पे कह रहे थे कि साहब ये मंडल 2 है जो बड़ा साइलेंटली ऑपरेट हो रहा है। हम चाहते हैं एकदम दत्तात्रेय होसबोले जी का हम स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं, लेकिन एक बात कहते हैं कि एक बार मोहन भागवत जी या होसबोले जी मिलकर के मनुस्मृति को आग लगा दीजिए। एक बार कहीं भी नागपुर में लगा दीजिए या झंडेवालान में लगा दीजिए, हम आपकी बातों को मान जाएंगे। एक बार आप ये कह दीजिए कि साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसमें दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ी जातियों को भी इतना % आरक्षण होगा। 50% मत दीजिए, 40% मत दीजिए, 30% दे दीजिए, 20% दे दीजिए, अभी तो एक भी नहीं है। यही कर दीजिए कि हाँ साहब हम बहुत स्टांच सपोर्टर हैं ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए, तो आप दे दीजिए। आप एक चीज और देखिए, गौर करने वाली बात है, ये तो अगली बार जब हम अगले चरण में हम बात करेंगे तो उस पर हम उत्तर प्रदेश के बाकी दलों की बात करेंगे। एक चीज आप समझिए, मोदी जी की सरकार ने सुनियोजित तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया। चूंकि सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, सरकारी नौकरी एकदम भर्ती सब रोक लग गई है। पीएसयूज को लगातार ये एक एक करके बेचते चले जा रहे हैं। अभी संसद में एक मंत्री जी का जवाब आया था, रिटन रिप्लाई था उसमें उन्होंने कहा कि साहब पीएसयूज में जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट हो गया है, जरूरी नहीं कि उस पर कब्जा हो गया होगा किसी निजी क्षेत्र का, लेकिन जिसमें डिसइन्वेस्टमेंट है उसमें आरक्षण लागू नहीं होगा। तो सरकार से चली गई नौकरियां बंद हो गई, पीएसयूज में बंद हो गई, तो नौकरी है नहीं और आरक्षण का मुरब्बा चला रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में भी शामिल कर लीजिए, बिहार में भी कर लीजिए, अपने मन से कर लीजिए। बात यही आई थी कि जब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा लोगों को रिजर्वेशन देने की बात की थी, या कर्नाटका में लिंगायत लोगों को देने की बात कही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था, कहा कि साहब 50% से ऊपर तो जा नहीं सकता है, और राज्यों का विषय नहीं है, क्योंकि इंदिरा साहनी केस में यह तय हुआ था। हालांकि इसी मोदी सरकार ने 10% आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी दिया था, पता नहीं कैसे दिया, किसको मिला कि नहीं मिला, क्योंकि जब अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानेंगे तो 50% से ऊपर तो आरक्षण जाना ही नहीं चाहिए। तो फिर अगर 50 पे 49 और प्लस ये जोड़ दीजिए अगर 10%, तो 59 और 60% हो जाता है। लेकिन ये सब कुचक्र है, मतलब दिखाने के लिए चेहरे हैं। आज आप घोषित कर दीजिए, बहुत पिछड़ों के हमदर्द है आप, कि साहब मुख्यमंत्री हमारा जो है वो कोई पिछड़ी जाति का होगा, ये कह दीजिए आप। केशव मौर्य होंगे कि कोई और मौर्य होंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे, या कोई भी होगा, आप कह दीजिए कि हाँ साहब हम बहुत पिछड़ों के हितैषी हैं, इनके साथ बड़ी जाति हुई है, जो सोशलिस्ट हम लोग कहते रहे